बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 101 का लेसन नंबर 15 करेंगे। सेंसेशन के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। वैसे तो 5 तरह की जो सेंसेशंस होती हैं ना, इसके बारे में सारी जो लेक्चर्स हैं वो होंगे, अगले वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो चैप्टर है ना, ये आई से रिलेटेड है। जो विजन वाली सेंसेशन होती है ना, उससे रिलेटेड है। अच्छा, 5 स्पेशल सेंसेस वैसे तो डिफाइन की गई हैं कि टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग और फीलिंग, ये वाली 5 सेंसेस होती हैं। लेकिन अब जो पहले शुरू में जो है ना, ये वाली ही 5 सेंसेस जो है ना वो समझी जाती थी। लेकिन अब जो है ना, टच जो है ना, टच को बहुत ज़्यादा जनरल सेंस एक समझी जाती है और कहा जाता है कि ये न्यू एक 5th जो है ना वो स्पेशल किस्म की सेंस है। ठीक है, स्पेशल किस्म के हमेशा सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो कि दूसरे रिसेप्टर से डिफरेंट होते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे आईज हो गया, ईयर्स हो गया, तो उनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। आप कोई चीज़ देखेंगे तो वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और वही रिसेप्टर आगे इमेज लेके जाएंगे। इस तरह जो ईयर है उसके अंदर रिसेप्टर होते हैं। जब भी कोई आवाज़ कानों में पड़ेगी तो वो जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो उस आवाज़ को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। और जो दूसरे जो एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि अब देखिए सेंसेस, ये तो एक बाहर की सेंसेस होगी ना, आईज वगैरह और ईयर वगैरह, लेकिन कुछ ऐसी सेंसेस होती हैं जो कि हमारे अंदर मौजूद होती हैं। जैसे टेस्ट करने की जो सेंस होती है, वहाँ पे वो एक एपिथेलियल स्ट्रक्चर उसको समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, यानी कि जो स्मेल करने की जो सेंस होती है, वो भी उसके अंदर भी सेंस रिसेप्टरी सेल्स होते हैं जो कि वो चीज़ को, किसी स्मेल को सेंस करते हैं, तो फिर आप लोगों को समझ आती है। अगर हम लोग देखें तो जो प्रिंसिपल, जो मेन फंक्शन होता है ना, ये स्पेशल किस्म के ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन यही होता है कि बाहर जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होता है उसको डिटेक्ट करना और उसको फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो उन सेंसरी रिसेप्टर्स को, यानी कि उनका जो मैसेज होता है ना, वो लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहाँ पे जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस होती है और वहाँ से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी तक कोई भी जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं जितने भी, उनका आपस में अभी एग्रीमेंट नहीं है इस बात पे कि कितनी सेंसेस होती हैं इंसान के अंदर। और डिसएग्रीमेंट इस वजह से है क्योंकि उन्होंने आपस में मिल बैठ के मुशावरत ही नहीं की कि सेंस का मतलब क्या है, सेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, वैसे जो है ना वो 5 सेंसेस जो है ना वो बताई जाती हैं, जो एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था कि साइट, हियरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट, ये वाली जो है ना ये 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है, वैसे जनरल एग्रीमेंट तो यही है, ज़्यादातर लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि इंसान के अंदर 9 जो है ना मुख्तलिफ किस्म की सेंसेस पाई जाती हैं और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कम से कम 2 तो ज़रूर ही पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग सेंसरी जो सेंसेस की अगर हम लोग डेफिनेशन करें, यहाँ पे ऊपर जो मैंने बात की है ना, ये एक जनरल सी चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई है। इस रिलेटेड कोई MCQs आया, आप लोग आसानी से आप लोगों को वहीं पे पता चल जाएगा जिन लोगों ने ये बात गौर से सुनी है। अच्छा, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सेंसरी किस्म के सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं, और वो जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी कोई फिजिकल एनर्जी मिलती है किसी भी डिफाइंड किसी भी रीजन के अंदर, तो वो फिर इंफॉर्मेशन को वो ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे ब्रेन उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि सेंसेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू आप बाहर की रियलिटी के साथ जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट, बाहर की रियलिटी के साथ कांटेक्ट करना पॉसिबल होता है। टू सेंस का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस हासिल करना, आपको अवेयरनेस मिलती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये वो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू चाहे बॉडी के अंदर से या चाहे बॉडी के बाहर से कोई स्टिमुलाई मिलता है, तो आप इस मैकेनिज्म के थ्रू उस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और फिर मुख्तलिफ तरीके से उसको आप लोग महसूस करते हैं। जैसे हियरिंग हो गया, साइट हो गया, देखेंगे तो आप महसूस करेंगे, स्मेल यानी कि सूंघेंगे तो महसूस करेंगे, टच करके महसूस करेंगे, टेस्ट करके महसूस करेंगे, एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये सेंसेशन का ये जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि एक इनकमिंग नर्व इम्पल्सेस होते हैं, यानी कि उनको हम लोग कहते हैं एफरेंट नर्व इम्पल्सेस। ये क्या करते हैं कि रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं ना, उनसे मैसेज लेके ब्रेन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये यानी कि रिसेप्ट करते हैं, यूं समझे कि रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ब्रेन तक लेके जाते हैं। और स्टिमुलस का जो अवेयरनेस जब आपको मिल जाती है तो ये यहीं से आप क्या करते हैं कि सेंसरी रिसेप्टर्स को परसेप्शन, आप यानी कि जाहिर सी बात है आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, वही किसी चीज़ को परसेप्ट जब करते हैं तो वहाँ से आपको अवेयरनेस मिलती है उस स्टिमुलस के बारे में। ठीक है, अच्छा, 5 सेंसेस होती हैं, विजन,
और उसके बाद दूसरी होती है हियरिंग, यानी कि ऑडिटरी सेंस, सुनने की जो सलाहियत होती है। उसके अलावा स्मेल, ऑल्फेक्शन, ये दोनों एक ही चीज़ है, चीज़ को सूंघना। उसके बाद टेस्ट, उसके बाद स्किन सेंसेशंस, यानी कि टच करना, टच करके फील करना, प्रेशर महसूस करना, टेम्परेचर महसूस करना, ये सब कुछ स्किन के थ्रू होता है ना, पेन महसूस करना, ये सारी चीज़ें। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये विजन से रिलेटेड है। इसमें आई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। सेंसेशन जो है ना, द सेंसेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फंक्शन ऑफ आईज। आईज की फंक्शन के थ्रू भी जो है आप चीज़ों को सेंस करते हैं, समझते हैं। आई क्या करती है, विजुअल मैसेज को रिसीव करती है, यानी कि वो मैसेज जो आपको नजर आता है या जो विजुअल स्टिमुलेशन होती है उसको रिसीव करती है, और दैट इज कैरिड बाय नर्व्स टू द कंसर्न पार्ट ऑफ द ब्रेन। और फिर वो जो मैसेज होता है विजुअल मैसेज, आईज वो वाला मैसेज ब्रेन का जो पार्ट होता है जो कि विजुअल मैसेज को रिसीव करता है उस तक लेके जाती है। वो विजुअल कॉर्टेक्स ही होता है ब्रेन के अंदर, जो कि हमारे आईज से जो जितने भी विजुअल मैसेजेस होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में अगर बात करें तो कम्प्लेक्स और डेलिकेट सा एक स्ट्रक्चर होता है, और यही जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसी के थ्रू, आइज के थ्रू ही कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सेंस ऑर्गन होता है। बाहर की दुनिया से आइज जो हमारी होती हैं ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हर वक्त ब्रेन तक पहुंचाती रहती है। ह्यूमन आई बहुत छोटी सी होती है, 1 इंच का डायामीटर होता है, और ये सफेरिकल होती है, गोल होती है। आई का स्पेसिफिक डिजाइन होता है, स्पेसिफिक इसकी फॉर्म होती है, जो कि जब भी बाहर से कोई लाइट आती है, यानी कि कोई भी स्टिमुलाई है ना, तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है, और फिर वो जो लाइट होती है वो आपकी आईज उसको कैप्चर करती हैं और उसको प्रोसेस करती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो आईज जो होती है ना, ये कैमरे की तरह काम करती है। इनके अंदर एक अपर्चर होता है और एक लेंस होता है। ठीक है, और इसी लेंस के थ्रू ही लाइट आईज के अंदर एंटर होती है, और फिर वहां से वो रिसीव करके जैसे कैमरे के अंदरूनी जो पार्ट होते हैं उन तक रिसीव होती है ना लाइट, वैसे ही आइज के अंदर भी जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वहां तक ये वाली लाइट पहुंचती है और इमेज बनता है। आगे हम लोग मजीद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एनाटॉमी में बताई हुई है कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं, आई के 3 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई, दूसरा होता है इमीडिएट स्ट्रक्चर ऑफ आई, और तीसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोसेसिंग में और फंक्शनिंग में। ठीक है, चीजों को प्रोसेस करते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पूरे का पूरा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग लाइट टाइट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट टाइट बॉक्स कहते हैं। चैम्बर्स कितने होते हैं ये भी अपने बात याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो एक्सटर्नल चैम्बर होता है ना, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसमें पाया जाता है कॉर्निया और उसके बाद स्क्लेरा। ठीक है, ये 2 पार्ट्स जो है ना ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। कॉर्निया क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बाहर वाली जो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें वो उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, और ये 5 लेयर्स पर मुश्तमिल एक मेम्ब्रेन होती है जो कि प्यूपल को और आइरिस को कवर करती है। ठीक है, आइरिस होता है आपकी आई के अंदर जो एक जो है ना वो ब्लैक कलर का जो एक पोर्शन होता है ना। ठीक है, वो मजीद हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पहला और सबसे ज्यादा पावरफुल लेंस माना जाता है। ये एक ऐसी लेयर होती है हमारे पूरे विजुअल एपरेटस की, आई की, जो कि बहुत ही शार्प सा इमेज बनाती है रेटिना के फोटो रिसेप्टर सेल्स के ऊपर। ठीक है, रेटिना जो है ना ये वाला एरिया होता है। यहाँ से जब लाइट आती है ना, इसको जरा कर लूं, यहाँ से ये लाइट गुजरती यहाँ पे आके टच करेगी। ये जो है ना वो रेटिना का वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर इमेज बनता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलें तो स्क्लेरा की बात करते हैं। जो हमारी आउटर वॉल होती है ना आई की, ये हार्ड सा और वाइट से सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है जिसको स्क्लेरा बोलते हैं। यानी कि आंख का आपका व्हाइट वाला रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ये तकरीबन आपकी आई का 5/6 एरिया को कवर करती है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना लाइट टाइट होता है, और इसका मैकेनिज्म यही तो इसी मैनर में काम करता है कि छोटी सी अमाउंट जो होती है ना, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इनटू अ स्मॉल ओपनिंग। सिर्फ छोटी सी अमाउंट जो होती है ना लाइट की वो इंटर हो सकती है इसकी छोटी सी ओपनिंग के अंदर, छोटा सा सुराख होता है उसके अंदर, दैट इनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ क्लियर विजन, जिसकी वजह से बहुत ही क्लियर विजन, आपको क्लियर जो तस्वीर होती है वो आपको नजर आती है। क्योंकि ये जो स्मॉलर ओपनिंग होती है ये एक अपर्चर की तरह काम करती है। जैसे किसी कैमरे का जो एक कैमरे के थ्रू आप लोग किसी चीज को, किसी भी आप लोग इमेज को बना लेते हैं ना, वैसे ही यही एक ओपनिंग के थ्रू जो है ना आपके इमेज बन जाता है आपके आइज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग इमीडिएट पार्ट की बात करते हैं। इसमें 3 जो है ना वो पार्ट होते हैं, पिपल, आइरिस और लेंस। ठीक है, उसके बाद
जिसमें जो पिपल होता है ना, ये एक डार्क सा और एडजस्टेबल ओपनिंग होती है, यानी कि आपकी आंख में ये जो ब्लैक सा हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग पिपल बोलते हैं, ठीक है। ये डार्क ओपनिंग होती है, आईज के सेंटर में मौजूद होती है, ठीक है, और इसी के थ्रू ही लाइट जो है ना वो इंटर होती है। इसका साइज चेंज होता रहता है, यानी कि लाइट की जितनी अमाउंट होगी ना उसके हिसाब से इसका जो है ना वो चेंज होता रहता है साइज। अगर आप डार्क में, आपने देखा होगा ना, डार्क में आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं ना, तो उस वक्त आपका क्या होता है, आपका पिपल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये डार्क और ब्लैक नजर आता है क्योंकि इसके अंदर रेटिना के एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि पिपल होता कौन सा, कैसा है, एडजस्टेबल होता है, लाइट यहीं से इंटर होती है, ठीक है, और उसका साइज जो है ना वो चेंज होता रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आइरिस की। ये जो पिपल होता है ना, इसके इर्द गिर्द ये जो होता है ना वो आइरिस पाया जाता है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये जो ब्लैक हिस्सा होता है ये वाला होता है आइरिस, ठीक है। ये एक रिंग होती है मसल टिश्यू की और ये पिपल के साइज को कंट्रोल करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है आइरिस, और इसी से ही फिर जो है ना वो, यानी कि अगर आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आइरिस खुद छोटा होगा और पिपल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पिपल के साइज को जो है वो मेंटेन रखती है। इसके अंदर कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं और यही एक चीज होती है जो कि आपके आई को कलर देती है। किसी की आईज ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं, ग्रीन होती हैं, ब्लू होती हैं। ये क्यों होती हैं? ये आइरिस मसल से ही होती हैं, ठीक है। तो ये आई का कलर किस वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है। और पीपल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। तो ये दो एमसीक्यूज यहाँ से आपने याद रखने हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं लेंस की। आई का एक ट्रांसपेरेंट ये एक पार्ट होता है जो कि पीपल के पीछे पाया जाता है। वैसे आप लोगों को नजर नहीं आता, ये आप लोगों की आंख के अंदर पीपल के बिल्कुल पीछे पाया जाता है और इसकी शेप भी चेंज होती रहती है, जैसे जो है ना इसने इमेज को फोकस करना होता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। अब ये जो लेंस होती है ना, इसकी थिकनेस और इसकी जो शक्ल होती है ना वो चेंज होती रहती है ताकि बहुत ही प्रॉपर अंदाज में रेटिना के ऊपर इमेज को फोकस कर सके। ये जो इसकी एबिलिटी होती है ना लेंस की चेंज होने की, इसको हम लोग कहते हैं एक्कोमोडेशन, ठीक है। एक्कोमोडेशन का जो प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है एक तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन के ऊपर, यानी कि अगर तो कोई ऐसी चीज आप लोग देख रहे हैं जो कि बहुत दूर पड़ी हुई है तो फिर आपका जो लेंस होता है ना आई का वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और जो मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग करीब की कोई चीज देख रहे होते हैं तो फिर मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो लेंस होता है वो ज्यादा राउंड शेप हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखने हैं कि दूर का होगा तो कैसे होंगे मसल्स और लेंस, और जब करीब का तब कैसे होंगे। और ये जो एक प्रोसेस होता है लेंस के चेंज होने का, उसकी थिकनेस के चेंज होने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्कोमोडेशन कहते हैं। और एक्कोमोडेशन किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये 3-4 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को यहाँ से बता दिए। अच्छा, ये जो आईज के जो मुख्तलिफ चैम्बर्स होते हैं ना, इनके अंदर फ्लूइड्स पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट जो आइज की 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है एंटीरियर लेयर, एक होती है पोस्टीरियर लेयर और एक होती है विट्रियस लेयर। एंटीरियर लेयर का मतलब वो होता है कि आपका जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर लेयर, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर लेयर होती है जो, यानी कि आपके आइरिस और लेंस के दरमियान जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टीरियर लेयर कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कॉर्निया को हम लोगों ने स्टडी किया था, ये देखिए कॉर्निया ना, कॉर्निया और आइरिस, ये वाला जो ब्लू वाला जो पार्ट है ना ये आइरिस है, ठीक है। कॉर्निया और आइरिस के दरमियान ये जो फ्लूइड है ना इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला कौन सी होती है? ये एंटीरियर लेयर होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर लेयर कौन सी होती है? जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि आपकी आइरिस और लेंस के दरमियान में पाई जाएगी, दैट इज अ पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। और विट्रियस लेयर होती है जो कि लेंस और रेटिना के दरमियान होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर जो होते हैं इन दोनों के दरमियान एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है, पानी की तरह का फ्लूइड होता है। और जो विट्रस चैम्बर होता है ना इसके अंदर ज्यादा विस्कस फ्लूइड होता है, विट्रस ह्यूमर हम लोग उसको कहते हैं। ये जो फ्लूइड होता है इसका मेन काम क्या होता है कि एक तो आई की शेप को मेंटेन रखना और दूसरा आई के जो सेल होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इनके जो फंक्शंस मेन वैसे ही ये काम करता है जैसे हमारी दूसरी बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड काम करता है ना, वैसे ही आई के अंदर ये फ्लूइड काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंस इसमें इतना है कि लिक्विड्स जो होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ब्लड के अंदर तो कलर होता है ना, लेकिन ये लिक्विड्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ होते हैं, इनको कोई कलर नहीं होता। और यही वजह है कि ये तो आई की जो सेल्स होते हैं उनको नरिश भी करते हैं और नरिशमेंट के दौरान लाइट के साथ ये इंटरफेयर भी नहीं करते क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोरॉइड की बात करते हैं। ये एक मिडल लेयर होती है हमारी आई की और ये हमारी तकरीबन आई बॉल का सारा जो जितने भी ये गोल हमारी जो आई होती है उसका 3/5 पार्ट जो है ना ये कवर करती है। कोरॉइड के दो जो है ना वो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक होती है नरिशमेंट और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। जो कोरॉइड होती है ये क्या करती है कि ब्लड लेके आती है रेटिना की तरफ, ठीक है, और ह्यूमर्स की तरफ, इस तरह से ये जो है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है ना हमारी आंख को तो हमारी आंख में ये जो कोरॉइड लेयर होती है यही लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? क्योंकि जब लाइट
मुख्तलिफ रोड्स और कॉन्स से जब गुजरती है तो फिर वो जो है ना वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। अगर रिफ्लेक्ट करती है तो हमारा जो आई के अंदर जो फोटो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं वो उसी लाइट को दोबारा से रिसीव करेंगे तो हमें वो चीज़ दुगनी नजर आएगी। ठीक है, इस तरह से परसेप्शन जो है ना वो रॉन्ग हो जाता है। तो फिर क्या करता है, कोरॉइड जो है ना वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे तरीके से ताकि रिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो होता है रेटिना। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव होता है, सबसे ज्यादा इनर सरफेस पे पाया जाता है और इसमें क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेज देता है। तकरीबन 130 मिलियन नर्व सेल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, रॉड्स और कॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं और यहीं से विजुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। इसके 5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इसका जो है वो तकरीबन इसका सारा एरिया होता है और आई के बैक पे मौजूद होती है। ये वो लोकेशन होती है जहां पे आई डिटेक्ट होती है, सॉरी जो लाइट जो है ना वो डिटेक्ट होती है। ठीक है, जो नेटवर्क होता है ना सारे नर्व सेल्स का वो कनेक्ट होता है। तकरीबन 100 मिलियन फोटो सेंसिटिव रॉड्स प्रोड्यूस होते हैं और कॉन्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिग्नल्स जो होते हैं ना, जो ये रॉड्स और कॉन्स सिग्नल्स को जनरेट करते हैं जब इन तक लाइट पहुंचती है और फिर ये वाले सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू एरियाज के अंदर ब्रेन के अंदर जो विजुअल एरियाज पाए जाते हैं उन तक पहुंचा देती है। तो ये भी आप लोगों का एमसीक्यूज है कि सिग्नल्स को जनरेट कौन करेगा, आइज को परसेप्ट कौन करेगा, रॉड्स और कॉन्स परसेप्ट करेंगे, रॉड्स और कॉन ही इसको डिटेक्ट करेंगे। और उसके अलावा जो आपका जो रेटिना होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है लाइट की उसको कन्वर्ट कर देगा विजुअल इंफॉर्मेशन में और फिर उस इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के विजुअल एरियाज तक आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो प्लेक्सीफॉर्म लेयर के बारे में बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा टॉप लेयर होती है, रेटिना के ऊपर पाई जाती है। इसके अंदर ऑप्टिकल नर्व्स का पूरा एक वेब पाया जाता है जो कि रॉड्स और कॉन्स के सिग्नल्स लेके जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स तक। ठीक है, और ये फोटो सेंसिटिव सेल्स और जो विट्रस ह्यूमर होता है इन दोनों के दरमियान में ये मौजूद होता है। ठीक है, और इस तरह से इनके जो सेल्स होते हैं ना वेब सेल्स वो नरिश भी हो जाते हैं क्योंकि विट्रस ह्यूमरस के साथ ही पाया जाता है। ये जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और जब भी लाइट स्ट्राइक करती है तो बिल्कुल थोड़ी सी ही इंटरफियरेंस होती है। ठीक है, यानी कि इनका इतना ज्यादा वो नहीं होता लाइट को परसेप्ट करने में। उसके बाद आगे हम लोग देते हैं रॉड्स और कॉन्स। ये कैसे काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड्स जो होते हैं ना वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और लाइट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करेंगे कि लाइट में इतना ज्यादा जो है ना वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक कलर्स और वाइट और जो ग्रे कलर सिर्फ इनको ही डिटेक्ट करते हैं। डिम लाइट जब होगी तो ये फंक्शन ज्यादा अच्छे से करते हैं। ठीक है, उसके बाद लार्जली इनसेंसिटिव टू लाइट, इनसेंसिटिव टू कलर एंड स्मॉल डिटेल्स, यानी कि कलर्स और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उनको वो हमें रॉड्स के थ्रू नजर नहीं आती। इनका जो ये तभी काम करते हैं जब हमारी कॉन्स काम नहीं कर रही होती। ठीक है, रॉड्स जो होते हैं ये पेरिफेरल विजन के लिए यूज होते हैं, यानी कि जब ऐसा होता है ना कि आप लोग कोई एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं फिर भी आप लोगों को सराउंडिंग का जो सारा माहौल होता है वो भी जो नजर आ रहा होता है ना, तो जिस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते वो भी जो नजर आ रहा होता है तो वो किसके थ्रू, ये इन्हीं रॉड्स के थ्रू नजर आ रहा होता है। और रात को भी जो आप लोगों को नजर आ रहा होता है वो रॉड्स के थ्रू ही सारा कुछ नजर आ रहा होता है। आगे हम लोग कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स ये मेनली रेटिना के ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी कौन की तरह की शेप होती है, ये भी लाइट सेंसिटिव होते हैं। ये हमेशा जो क्या करते हैं कि कंसंट्रेट नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना, इनका मेन फोकस होता है रेटिना के सेंटर के ऊपर। ठीक है, शेप के ऊपर फोकस करना, किसी भी चीज को देखते हैं तो आप लोग फाइन डिटेल्स को जो देखते हैं तो भी कॉन्स के थ्रू ही वो चीज नजर आती है। आपको जो कलर सेंसेशन होती है वो भी कॉन्स के थ्रू ही होती है। जब रोशनी अच्छी होती है, ब्राइट होती है, तब कॉन्स ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। उसके बाद ये रॉड्स और कॉन्स जो होती हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ये नहीं है कि एक जैसी ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किसी रेटिना में कहीं ज्यादा होती हैं कहीं कम होती हैं। ठीक है, और कॉन्स कम होती हैं आपकी आई के अंदर, रॉड्स जो है ना वो ज्यादा होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स कितनी होती है, अबाउट 7 मिलियन होती हैं, लेकिन जो रॉड्स है ना वो ज्यादा होती हैं, 125 मिलियन जो है ना वो रॉड्स होती हैं। उसके बाद हमारे रेटिना के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन पाए जाते हैं, एक होता है फोविया और दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। फोविया ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेटिना का, ये चीज के ऊपर फोकस करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, इट इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन, यही वो एरिया होता है कि आप लोगों को चीज बहुत ही बेस्ट तरीके से नजर आ सकती है। इसमें सबसे ज्यादा कॉन्स प्रेजेंट होती हैं फोविया के अंदर, और फोविया के अंदर रॉड जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होती। उसके अलावा आपके रेटिना में एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये वो एरिया होता है जहां पे ऑप्टिक नर्व आई से निकल के दिमाग की तरफ जा रही होती, यहाँ पे कोई रिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं होते।
ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ब्लाइंड स्पॉट करते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता चीज को देखने में। ये सिर्फ इसका काम होता है कि आई से इंफॉर्मेशन लेके वो जो नर्व होती है ना वो लेके जा रही होती है ब्रेन की तरफ। अच्छा, विजुअल इंफॉर्मेशन आपके आई से जो है ना वो ब्रेन की तरफ ट्रांसफर कैसे होती है? जैसे जब लाइट आपके रिसेप्टर सेल्स को स्ट्राइक करती है, रिसेप्टर सेल्स रॉड्स और कोन्स होते हैं ना, आपके आई के अंदर रॉड्स और कोन्स को स्ट्राइक करेगी, वहीं से एक इवेंट स्टार्ट हो जाता है कि लाइट इंपल्सेस कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूरल इंपल्सेस के अंदर। ठीक है, और फिर वो न्यूरल इंपल्सेस ब्रेन की तरफ सेंड कर दिए जाते हैं। कैसे सेंड कर दिए जाते हैं? ऑप्टिक नर्व के थ्रू सेंड कर दिए जाते हैं। ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही जो है ना विजुअल इंफॉर्मेशन की जो है ना वो उसकी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो शुरू हो चुकी होती है। रॉड्स के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं रोडोप्सिन। ठीक है, ये एक रेडिश और पर्पल कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है जब भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो। ठीक है, और कॉर्न के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू रॉड, लेकिन दोनों का काम तकरीबन जो है ना वो सेम ही होता है। न्यूरल इंपल्सेस की फंक्शनिंग शुरू हो जाती है जब आई के अंदर नर्व सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन होती है ये ब्रेन तक कैसे ट्रांसमिट होती है? बाइपोलर सेल्स के थ्रू और गैंग्लियन सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। बाइपोलर सेल्स होते हैं ये वो नर्व सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन की तरफ लीड करते हैं, ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं, और हमारी जो आईज के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं वो जब ट्रिग हो जाती हैं तो हमारे बाइपोलर सेल्स काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे बाइपोलर सेल्स क्या करते हैं कि रॉड्स और कॉन से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और फिर इस इंफॉर्मेशन को गैंग्लियन सेल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। गैंग्लियन सेल्स वो नर्व सेल्स होते हैं जो कि हमारे रॉड्स और कॉन से सारी विजुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको अच्छे तरीके से समराइज करते हैं और फिर उसको ब्रेन की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है ये आई बाल से जब मूव आउट करती है ना, यानी कि आई बाल से जब दूर जाएगी ब्रेन की तरफ जाएगी तो कैसे जाती है? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग रॉड्स और कोन्स के बारे में बात की गई है, रॉड्स जो है 125 मिलियन होते हैं और कोन्स कितने होते हैं? 6 to 7 मिलियन होते हैं। ठीक है, रॉड्स बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और जो कोन्स हैं वो प्रेफरी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपकी इर्द गिर्द जो है ना वो आई के इर्द गिर्द जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, रॉड्स की अगर बात करें तो ये डिम लाइट में सेंसिटिव नहीं होते, अच्छे तरीके से काम करते हैं, और जो कॉन्स होते हैं ये हाई होते हैं, यानी कि डिम लाइट के अंदर इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा काम नहीं करते। ठीक है, डिम लाइट के अंदर। और जो रॉड्स होते हैं ये कलर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कलर्स को परसेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको थोड़ा ना उनको उल्टा जो है ना वो समझ आएगा। सेंसिटिविटी का मतलब होता है सेंसिटिव होना किसी चीज का मतलब ये होता है कि उस चीज को ना बर्दाश्त कर सकना। ठीक है, उसके बाद कॉन्स जो है ना वो कलर सेंसिटिव नहीं होते, कलर सेंसिटिव नहीं होते, यानी कि कॉन्स जो है ना वो कलर्स को परसेप्ट करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, ऑप्टिक नर्व जो होती है इसमें तकरीबन गैंग्लियन एक्सॉन्स के मुख्तलिफ किस्म के बंडल पाए जाते हैं। ऑप्टिक नर्व ये होती है जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व ये नहीं है कि जब वो आई बॉल को लीव करती है तो डायरेक्ट ही वो ब्रेन तक पहुंच जाती है, ऐसा नहीं होता। ऑप्टिक नर्व यूं होती है कि जो दोनों आईज होती है ना, दोनों आईज की ऑप्टिक नर्व्स पहले एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वो एक पॉइंट पे मिलती हैं जिसको कहा जाता है ऑप्टिक काइज़म। ठीक है, ऑप्टिक काइज़म ये आप लोगों ने नेम याद रखना है। ऑप्टिक नर्व यहाँ पे इस पॉइंट पे आके स्प्लिट हो जाती हैं। जो नर्व इंपल्सेस हमारे रेटिना के राइट साइड से आ रहे होते हैं वो ब्रेन के राइट साइड पे जाते हैं, और जो रेटिना के लेफ्ट हाफ साइड से जा रहे होते हैं वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। विजुअल इंफॉर्मेशन की अगर हम लोग प्रोसेसिंग की बात करें तो जब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है तो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहले जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होती है। गैंग्लियन सेल्स एक्टिवेट होते हैं लाइट के थ्रू, ठीक है, मिडल से, सेंटर से। और कुछ ऐसे गैंग्लियन सेल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं डार्कनेस में, यानी कि जब अंधेरा होता है तो उस वक्त सेंटर में जो है ना उनको वो आर एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज ए डार्कनेस इन सेंटर, यानी कि जब गैंग्लियन सेल के सेंटर में डार्कनेस होती है और जो सराउंडिंग एरियाज में लाइट होती है तो भी जो है वो तब एक्टिवेट होते हैं। और इनका मेन मकसद यही होता है कि लाइट हो या चाहे अंधेरा हो तो मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को मैक्सिमम जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं। ये सारी प्रोसेसिंग होती है विजुअल इंफॉर्मेशन की, ये ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर होती है। ये आप लोगों को एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। फीचर डिटेक्शन की अगर हम लोग बात करें, फीचर डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमारी आई देखती है ना तो उसकी शेप को जो है ना वो समझती है। ये विजुअल डिटेक्शन होती है कि जब न्यूरॉन्स जो होते हैं ना आपके विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कोई भी मखसूस किस्म की पर्टिकुलर किस्म की शेप को जब वो पैटर्न को देखेंगे। हुबल और वाजल ने इसके ऊपर जो है वो पूरी उन्होंने टेक्निक की थी। वो ये कहते हैं कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं ना वो
कुछ सेल्स एक्टिवेट तभी होते हैं जब कोई पर्टिकुलर किस्म की मखसूस किस्म की कोई वो शेप देखते हैं तो, और कुछ हमारे जो सेल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी जब वो स्टिमुलाई को देखते हैं तो वो ये चीज़ समझते हैं कि वो स्टिमुलाई में मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि कुछ जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो शेप के पैटर्न को देखेंगे और कुछ जो सेल्स होते हैं वो मूवमेंट वगैरह को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं अडेप्टेशन की। हमारी जो आई होती है ना वो लाइट की किसी सर्टेन अमाउंट पे जो है ना वो उसको प्रोसेस करने में जब आदी हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन। यानी कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा रोशनी में बैठा रहे तो जब वो अंधेरे में जाता है ना तो उसको वो अजीब सा उसको फील होता है, थोड़ा उसकी आंखों के सामने अंधेरा आता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो अडेप्टेशन हो चुकी होती है। और एक होती है डार्क एडेप्टेशन। डार्क एडेप्टेशन का ये मतलब होता है कि जब आप बहुत देर अंधेरे में बैठे रहें तो एकदम से जब आप लोग लाइट में जाते हैं ना तो आपको वो ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है ना वो फील होती है, आपकी आंखें बंद होती हैं। ये इसी वजह से होती है क्योंकि आप कुछ ड्यूरेशन तक लो लेवल लाइट में बैठे रहते हैं तो आपकी आईज जो है ना वो डार्कनेस को अडेप्ट कर चुकी होती हैं, ठीक है। तो इवन जब आप लोग डार्कनेस से यानी कि अंधेरे से जब आप लोग निकल के लाइट में आते हैं ना तो कुछ देर के बाद आप लोग फिर ठीक तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है ना, जैसे ही आप लोग अंधेरे से रोशनी में मूव करेंगे या रोशनी से अंधेरे में मूव करेंगे तो ये जो कितनी देर लगेगी हमारी आई को चीज़ को ठीक तरीके से प्रोसेस करने में, ये डिपेंड करती है रेट के ऊपर कि आपके रॉड्स और कोन्स की कंपोजिशन कैसी है, ठीक है। कुछ लोगों की ऐसी आइज होती हैं बहुत जल्दी ही वो चीज़ को समझ जाते हैं और कुछ की आइज ऐसी होती हैं केमिकल कंपोजिशन ऐसी होती है कि उनको टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद कलर इफेक्ट्स और यूजेस की अगर हम लोग बात करें, कलर अगर हम लोग देखें ना रियलिटी में कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। सिर्फ क्या है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें होती है ना उनकी वेव लेंथ डिफरेंट होती है, तो उस वेव लेंथ की बुनियाद पे सिर्फ आप लोगों को वो कलर जो है ना वो नजर आ रहे होते हैं। हमारी आई जब भी किसी चीज़ को देखती है तो असल में वो उस लाइट को देख रही होती है कि जो लाइट उस चीज़ को स्ट्राइक करके जा रही होती है। जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि मुख्तलिफ किस्म के वेव लेंथ्स जो होती हैं उनको डिफरेंट तरीके से उसको परसेप्ट करती है, ठीक है। कलर नेम जो होता है ना इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जब आप लोग कोई चीज़ देख रहे हैं ना तो उसके अंदर किस कलर की एट्रीब्यूट्स जो है किस कलर की जो किस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर कोई आपने ऐसी चीज़ देखी है जिसके अंदर रेड एट्रीब्यूट ज़्यादा है तो आप लोग उसको कहेंगे कि इस चीज़ का कलर क्या है, रेड है। कोई ऐसी चीज़ है जिसका ऑरेंज एट्रीब्यूट ज़्यादा है तो आप लोग कहेंगे कि ऑरेंज एट्रीब्यूट है, ठीक है। येलो जो एक चीज़ है ना उसमें रियलिटी में कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होती कि ये चीज़ येलो है। येलो के जो है ना वो मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं और उसका कोई अलग से कोई ऐसा एट्रीब्यूट भी ज़्यादा नहीं होता जैसे रेड और ऑरेंज का होता है। यानी कि ज़्यादातर चीज़ों के कलर रेड ऑरेंज होते हैं लेकिन येलो कलर जो है ना वो कम होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड एज द रियली एज देयर रियली इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन। येलो की जो है ना वो क्लियर कट कोई डिस्टिंक्शन इसकी अपनी नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो कलर मिक्सिंग होती है येलोइश कलर्स की, ठीक है। उसके बाद परसेप्शन ऑफ कलर की अगर बात करें तो इंसान के अपना जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने चीज़ों को कैसे जो है ना वो पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है। वेव लेंथ जो होती है ये रेफर करती हैं यानी कि दो लोग एक ही सेम कलर को जो है ना वो सेम नेम दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि बायोलॉजिकली हमारे कल्चर में हमारे लैंग्वेज में किसी भी कलर के बारे में एक जो नाम रख दिया जाता है तो यही चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा एक तो यूनिवर्सैलिटी होती है कलर के टर्म्स को यूज़ करने में। यानी कि दुनिया के एक कोने में किसी कलर का जो नेम अगर रेड है तो अब लोग किसी दूसरे दुनिया के कोने में चले जाए तो वहाँ पे भी जो है ना वो नेम रेड ही होगा। तो ये इधर इतनी सी बात सिर्फ लिखी हुई है कि जो कलर के जो नेम होते हैं वो यूनिवर्सैलिटी की वजह से होते हैं कि कलर की टर्म्स मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में और मुख्तलिफ कल्चर्स में सेम ही होती हैं, ठीक है। अच्छा आगे ये बात भी देखने में आई है कि जो कलर्स होते हैं इनका साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल प्रूव है कि वाकई में कलर का आपके इमोशंस के ऊपर और आपके बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब किस किस्म का अफेक्ट होता है और कैसे अफेक्ट होता है इस चीज़ का अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला, लेकिन ये है कि कलर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल तौर पे। कल्चरल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे, यानी कि पूरी यूनिवर्सल लेवल पे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जिनका माना जाता है कि उनका मूड और बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इस बेस पे उनको वार्म कलर्स और कूल कलर्स कहा जाता है। वार्म कलर्स में आ जाते हैं मैजेंटा, रेड, ऑरेंज, येलो और येलो ग्रीन मेनली। ये तो स्पीड अप कर देते हैं आपके परसेप्शन के
टाइम को यानी कि आप चीज़ों को परसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं इन कलर्स की मौजूदगी में। और इसके अलावा ये आपके अंदर फीलिंग्स पैदा करते हैं, वार्म होने की, कोजी होने की, इनवाइटिंग होने की, एक बंदा रिलैक्स मैनर में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और कंफर्ट पैदा करते हैं इंसान के अंदर। कुछ होते हैं कूल कलर्स होते हैं, जैसे वॉयलेट कलर हो गया, ब्लू, लाइट ब्लू और सी ग्रीन। ये एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं, कामनेस, इंसान खामोश और थोड़ी सैडनेस भी फील होती है। उसके बाद थोड़ा अकेलापन की तरफ जो है ना आपका वो मूड बनना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कूल कलर्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कलर्स चीज़ों को सिंबलाइज करने के लिए भी यूज़ होते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर और सोसाइटीज़ के अंदर। जैसे वाइट कलर को यूज़ किया जाता है कि मुख्तलिफ सिम्बल्स के तौर पर इसको जो है ना वो यूज़ किया जाता है। कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल और एवरीडे लाइफ में, फैशन में देखें आप, एडवर्टाइजिंग में देखें, मुख्तलिफ किस्म की अगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस देखनी है तो उसमें भी कलर्स का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इवन के साइकोलॉजिस्ट का ये बिलीव है कि कलर का जो इंप्रेशन है ना वो 60% या 60% ज़्यादा कलर्स का ही हाथ होता है कि जिसकी बेस पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सेप्ट की जाती है या रिजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये 60% इसका असर होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कलर की विजन की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ एक्साइटिंग और ये कोई प्लेयरेबल सिर्फ नहीं है कि ये आप लोगों को एक्साइट करते हैं या आप लोगों का एक एक्सपीरियंस प्लेयरेबल हो जाता है, बल्कि इवन के मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को लोकेट करना और आइडेंटिफाई करना ये भी पॉसिबल हो जाता है कलर के थ्रू। अगर आप लोग कोई विजुअल सीन देखें तो आप लोग कलर्स की बेस पे ही चीज़ों को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ ग्रे शेड्स में आप लोगों के सामने कोई पिक्चर बना के रख दीजिए तो आप लोग उसको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। कलर्स ही होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा होती है कि आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को आप लोग समझ सकते हैं। और ये कलर्स आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में और आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। वरना सिर्फ ब्लैक एंड वाइट विजन हो तो वो फिर आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं समझ सकते जितनी आप लोग कलरफुल विजन को, कलरफुल इमेजेस को ज्यादा आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कलर विजन होती कैसे, आप लोगों को कलर कैसे नजर आते हैं? स्पेशल किस्म के नर्व सेल्स होते हैं आप लोगों के रेटिना के अंदर जिसको हम लोग कोन्स बोलते हैं। इनका काम यही होता है कि ये ज्यादातर ब्राइट लाइट के अंदर जब रोशनी होती है तो ये काम करते हैं और यही जो है ना कोन्स ही आपके कलर्स को आइडेंटिफाई करती हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब लाइट बिल्कुल डिम हो जाती है तो फिर रॉड्स का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। रॉड्स जो होते हैं ना वो ज्यादा मतलब कलर विजन नहीं करते, यानी कि कलर के तरह इतना ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते। ये है कि बस आप लोगों को रॉड्स के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। और उसके अलावा जो अगर फाइन डिटेल्स चाहिए तो वो भी काम कौन्स का होता है। जैसे अगर रीडिंग वगैरह वो कौन्स ही कर सकती हैं क्योंकि डिम लाइट जब होती है तो तब ही रॉड्स जो है वो काम करते हैं, तो डिम लाइट में रीडिंग थोड़ी ना हो सकती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कलर विजन के लिए मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आपका जो रेटिना होता है ना इसमें मुख्तलिफ किस्म के विजुअल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। रॉड्स और कोन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के विजुअल पिगमेंट्स होते हैं। एक पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, एक बड़ा सा ये प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है ऑप्सिन, और उसके साथ एक और छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसको बोला जाता है क्रोमोफोर, ठीक है। ये दोनों क्रोमोफोर और ऑप्सिन ये क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब क्रोमोफोर एब्जॉर्ब करती है लाइट को तो इससे क्या होता है कि इसकी शेप चेंज हो जाती है और जो बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है ना ऑप्सिन मॉलिक्यूल वो एक्टिवेट हो जाता है। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड हो जाता है गैंग्लियन सेल्स की तरफ, जहाँ से फिर एक्सॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन लेके आगे ब्रेन तक जाते हैं लाइट के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों की जो आइज होती है इनके अंदर मेनली 3 तरह के जो है ना वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और आप लोग अगर कोई डिफरेंट कलर देखते हैं ना तो वो आप लोग इन्हीं 3 पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही आप मुख्तलिफ किस्म के कलर्स को परसेप्ट करते हैं। इंसान का जो रेटिना होता है उसमें 3 तरह के कोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू कोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे रॉड्स के अंदर रोडोप्सिन पाया जाता है, ठीक है। कोन सेल्स प्राइमरी कलर्स को डिटेक्ट करती हैं, यानी कि ब्लू, ग्रीन और रेड को ही डिटेक्ट करती हैं। और ब्रेन जो होता है ना फिर इन कलर्स को मिक्स करके और मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ और जो कलर्स होते हैं ना वो आपका जो है ना वो परसीव करने में हेल्प आउट करता है। जो रेड कोन्स होती हैं ये लंबी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेवलेंथ लंबी होगी तो हमें उसका कलर रेड नजर आएगा। ग्रीन कोन्स जो है ये मीडियम वेवलेंथ को परसेप्ट करती हैं, यानी कि मीडियम कलर की वेवलेंथ जिस ऑब्जेक्ट से निकल रही होंगी हमें वो ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का नजर आएगा। और ब्लू कोन्स जो होते हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं।
इसमें एक तो आप लोगों को ऑप्सन और क्रोमोफोर का पता होना चाहिए, कौन कौन से पिगमेंट्स आई के अंदर होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो वेव लेंथ्स हैं ये भी आप लोगों ने याद करनी है। ये वाले सारे MCQ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं तो कलर विजन के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज भी बनाई गई हैं। 17वीं सेंचुरी में थ्योरी बनाई गई थी, जोहान्स केपलर और रेनी डिस्कार्ड्स ने थ्योरीज बनाई थी। एक लाइट की रेस का जो फिजिकल कंसेप्ट है और जो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के ऊपर उन्होंने बात की थी, केपलर थे वो सबसे पहले जिन्होंने ये कहा था कि हमारी आई के अंदर एक लेंस मौजूद होता है और वही लेंस रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है। डिस्कार्ड्स ने फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने देखा था कि ये वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, उन्होंने ये बताया था कि जो इमेज होता है ना ये इन्वर्टेड होता है, यानी कि जब हमारी आई किसी भी चीज़ को देखती है ना तो लेंस क्या करता है कि उसका इमेज उल्टा कर देता है। तो रेटिना के ऊपर जो चीज़ की जो तस्वीर होती है ना वो उल्टी होती है। ठीक है, डिस्कार्ड्स ने सर्जिकल तरीके से जो गाय होती है उसकी आई को रिमूव किया था, उसको बिल्कुल उसकी जो बैक साइड होती है उसको बिल्कुल साफ किया था ताकि वो ट्रांसपेरेंट नजर आए। उस आई को उन्होंने विंडो के सामने रखा था और ताकि यूं नजर आए कि जो ऑक्स है ना वो कोई बाहर से विंडो के बाहर से कोई चीज़ देख रही है। फिर जो इमेज बना था ना बाहर की सीनरी का, वो उन्होंने देखा था कि वो इमेज इन्वर्टेड था, यानी कि उल्टा था। तो यहाँ से इन्होंने कहा था कि इमेज जो है ना वो हमेशा जब भी हमारी रेटिना के ऊपर जब इमेज फोकस होता है तो आई का लेंस वो वाला इमेज उल्टा करके दिखाता है रेटिना को। अच्छा, फिर उसके बाद थ्योरीज बनाई गई थी। एक है जियोट्स थ्योरी ऑफ कलर। वो ये कहते थे कि जो कलर सेंसेशंस जो कि आप लोगों के ब्रेन को रीच करती हैं, इसको आपका जो ब्रेन है ना, यानी कि पहले आप लोग को खुद हमारा एक परसेप्शन ही होता है जो कि शेप आउट होता है जब कोई भी कलर हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। जब भी आप लोग किसी चीज़ को देखेंगे तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइटनिंग के ऊपर और परसेप्शन के ऊपर। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के लॉज बताए थे, कलर हार्मनी के बारे में बताया था, मेथड्स बताया था कि कैसे आप लोग कलर्स को करेक्टराइज करते हैं कि ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लू है। और उसके बाद उन्होंने ये सब्जेक्टिव विजुअल फिनोमेना भी उन्होंने बताया था, पूरा तरीका बताया था कि विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती कैसे है। थॉमस यंग थे, इन्होंने सबसे पहले एक ओरिजिनल थ्योरी दी थी कलर विजन की। ये एक आप लोगों का MCQ हो गया। इससे इनकी थ्योरी जब इन्होंने दी थी तो उस वक्त रेटिना के अंदर कौन सेल्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ये सबसे पहले थे जिन्होंने ये बताया था कि इंसान की आई सिर्फ 3 कलर्स ही देख सकती है, रेड, ब्लू और ग्रीन। और इसके अलावा जितने भी आप लोगों को कलर नजर आते हैं वो सारे इन्हीं कलर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये नेम आपने याद रखना है कि सबसे पहले ये बात किसने की थी, थॉमस यंग ने की थी। और जो यंग्स का जो काम है ना ये यहाँ से बुनियाद बना था कि बाद में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने कलर विजन थ्योरीज दी थी। 3 मेन थ्योरीज हैं वैसे कलर विजन के बारे में। पैरेलल प्रोसेसिंग थ्योरी है, ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी है कलर विजन की, और उसके बाद है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ऑफ कलर विजन। पैरेलल प्रोसेसिंग थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो ब्रेन होता है ना इसके अंदर पैरेलल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का बिल्कुल अलग थलग और एक नेचुरल तरीका होता है। यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के एट अ टाइम हमारा जो ब्रेन होता है ना वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस कर रहा होता है। जैसे कंप्यूटर होता है ना उसमें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग हो रही होती है, लेकिन हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं होता। ब्रेन के अंदर, इंसानों के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एट अ टाइम मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं। हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो विजुअल इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर देता है मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। कलर भी देखेगा, डेप्थ भी देखेगा और चीज़ की मूवमेंट भी देखेगा। और इस तरह से ये हर एक पार्ट के ऊपर एक ही टाइम एट अ टाइम कलर, डेप्थ और मूवमेंट को समझने में एट अ टाइम जो है ना वो काम कर रहा होता है। ठीक है, विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है पूरा एक इन्होंने तरीका बताया था। वो ये कहते हैं कि पहले आप किसी चीज़ को देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन फिर उस चीज़ के मुख्तलिफ फीचर्स को रीअसेंबल करता है, जोड़ता है आपस में और पूरे सारे कंपोनेंट्स को आपस में कंबाइन करके एक मीनिंगफुल इमेज बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग समझें तो होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अगर आप लोगों ने सीन देखा है तो आपकी सबसे पहले क्या होता है कि रेटिनल प्रोसेसिंग होगी, यानी कि आपके जो रोड्स और कॉन्स हैं वो रिसेप्टर्स है ना वो रिसीव करेंगे उसको, उस सीन को, और उसको वहाँ से जो रोड्स और कॉन से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बायपोलर सेल्स तक जाएगी। बायपोलर सेल्स वो वाली इन्फॉर्मेशन लेके क्या करेंगे, गैंग्लियन सेल्स को दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फीचर डिटेक्शन का एक मरहला आएगा जिसमें फीचर्स डिटेक्ट होंगे, यानी कि बार्स कितनी हैं, ठीक है, उसके बाद कलर क्या है, एजेस कितने हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ब्रेन के अंदर डिटेक्टर सेल्स जो होते हैं ना वो सारे फीचर्स को डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन का मरहला आता है, यानी कि ब्रेन के जो हाई लेवल के जो सेल्स होते हैं ना
वो सारी कंबाइंड इंफॉर्मेशन में से जो यानी कि जो फीचर डिटेक्टर सेल्स होते हैं उसकी सारी की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आपस में कंबाइन करेंगे। उसके बाद रिकग्नाइजेशन स्टेज आती है कि ब्रेन मैच करता है, इंसान के अंदर पहले से कुछ इमेजेस स्टोर होते हैं, उसके साथ अपना इस इमेज को, कंस्ट्रक्टेड इमेज को मैच करता है। ये रिकग्नाइजेशन में होता है, ठीक है। उसके बाद अगली एक थ्योरी थी, दैट इज अ ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। ये भी जो है वो सर थॉमस यंग ने इनिशियली ये वाली थ्योरी दी थी। वो ये कहते हैं कि 3 तरह के कॉन्स हमारे रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं और हर जो टाइप होती है वो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेंज को ही रिस्पॉन्ड करती है। जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो रेड कॉन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी इस तरह से। उसके बाद एक और जो तीसरी थ्योरी है वो है हैरिंग्स ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। वो ये कहते हैं कि जो हमारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और ये ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। एक ब्लैक एंड वाइट पेयरिंग होती है, एक ब्लू येलो पेयरिंग होती है और एक होती है रेड ग्रीन पेयरिंग होती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ी, ठीक है, और अगर उस चीज़ की जो है ना उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है, रेड कम है, तो इससे क्या होगा कि ग्रीन कलर वाले जो सेल्स होंगे ना उनकी फायरिंग स्टिमुलेट हो जाएगी और एट अ टाइम रेड सेंसिटिव सेल्स जो हैं उनकी फायरिंग इनहिबिट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट आप लोगों को ग्रीन नजर आएगा, ठीक है। असल में तो ये आफ्टर इमेज फिनोमेना जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है हेयरिंग्स की ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। उसके बाद कलर विजन डिफिशिएंसीज की बात करते हैं। कलर विजुअल यानी कि एक 2 तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से इंसान कलर्स को ठीक तरीके से परसेप्ट नहीं कर पाता। एक होती है कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसीज होती हैं और कुछ जो है ना वो एक्वायर्ड डेफिशिएंसीज होती हैं। कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसीज वो होती हैं कि इंसान के पैदाइशी तौर पे ही एबनॉर्मेलिटी होती है कोन सेल्स के अंदर, ठीक है। और एक्वायर्ड डेफिशिएंसीज होती हैं कि बर्थ के बाद में ज़िंदगी में कभी किसी डिसऑर्डर की वजह से आई अफेक्ट हो जाती है या ब्रेन अफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से कलर्स ठीक तरीके से इंसान परसेप्ट नहीं कर पाता। लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है कलर्स का वो डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। यानी कि दोनों ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं ना इसमें कोई भी इंसान डिफरेंट तरीके से कलर्स को परसीव करेगा। वैसे तो ना जो नॉर्मल ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन होता है ना कि 3 कलर नॉर्मली होते हैं, हमारा ब्रेन उसको कंबाइन करता है, लेकिन ये जो सिचुएशन होती है इसमें डिफरेंट तरीके से लोग जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हैं कलर्स को। इसमें अगर हम लोग कॉन्जेनिटल कलर डेफिशिएंसी की बात करें तो 3 तरह की पैदाइशी तौर पर कलर डेफिशिएंसीज होती हैं। डाइक्रोमेसी, उसके बाद एनोमैलस ट्राइक्रोमेसी और उसके बाद रॉड मोनोक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी का ये मतलब होता है कि इंसान के अंदर कोई से सिर्फ 2 प्राइमरी कलर्स को परसीव करने की एबिलिटी होगी, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली 3 होते हैं ना, रेड ग्रीन और ब्लू, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि इंसान के अंदर सिर्फ 2 प्राइमरी कलर्स को परसेप्ट करने की एबिलिटी होगी और सिर्फ उन्हीं 2 कलर्स को वो मैच करेगा। इसमें कोई तीसरा जो यानी कि कोई जो तीसरी जो कौन होती है उसकी टाइप मिस होगी, चाहे ग्रीन मिस हो या चाहे ब्लू हो या चाहे रेड हो, ठीक है। तो डाइक्रोमेसी की जो सिचुएशन होती है इसकी टाइप्स होती हैं। एक होता है प्रोटानोपिया, एक होती है ड्यूट्रानोपिया और एक होती है ट्राइटानोपिया, ठीक है। जो प्रोटानोपिया और जो ड्यूट्रानोपिया ये सेक्स लिंक्ड होते हैं, यानी कि जो है ना फीमेल जो हार्मोन होता है ना एक्स क्रोमोसोम उसके साथ ये पाए जाते हैं। तो ये वाली जो डेफिशिएंसी होती है ना ये इनहेरिट होके जाती है। मेल्स के अंदर ये वाली डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि मेल्स जो होते हैं उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो एक ही क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है तो उस एक्स क्रोमोसोम के साथ मसला होगा अगर, तो जाहिर सी बात है वो फिर क्या होगा चीज़ वो नज़र आएगी, ये ज़्यादा जो है ना वो फील होगी ये वाली सिचुएशन। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स में अगर कलर डेफिशिएंसी होगी तब ये वाली हमें डेफिशिएंसी इंसान के अंदर नजर आएगी। अगर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा तो फिर नजर नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो फीमेल्स जिनकी सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये कंडीशन पाई जाएगी अपनी लाइफ में तो पूरी जिंदगी उनको कलर डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन अपने मेल ऑफस्प्रिंग को वो ये कंडीशन पास ऑन कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोटानोपिया होता है ना इसमें क्या होता है कि रेड कलर का जो फोटो पिगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, और उसकी जगह पे मीडियम कलर का ग्रीन फोटो पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर ये डेफिशिएंसी होती है कि वो रेड और ग्रीन कलर को कंफ्यूज कर देते हैं। रेड कलर भी उनको ग्रीन ही नजर आता है, ठीक है। और ये शॉर्टर वेवलेंथ्स को जो है ना वो ज़्यादा परसीव करते हैं, यानी कि जो ब्लू वेवलेंथ होती है ना वो उनको ज़्यादा नजर आती है, ब्लू कलर उनको ज़्यादा नजर आता है क्योंकि रेड तो है ही नहीं ना, रेड का जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, तो लॉन्गर वेवलेंथ तो वो कर ही नहीं सकते, तो शॉर्टर वेवलेंथ उनको ज़्यादा नजर आती है। उसके बाद जो ड्यूट्रानोपिया होती है इसमें भी इंसान रेड और ग्रीन को आपस में कंफ्यूज कर देता है, और ये भी इसी तरह से सेक्स लिंक डेफिशिएंसी होती है और 1% मेल्स को अफेक्ट करती है, 0.01% फीमेल्स को अफेक्ट करती है।
उसके बाद ये जो तीसरी सिचुएशन होती है ट्राइटोनोपिया, ये इसमें जो है ना डेफिशिएंसी की वजह तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें भी यही होता है कि शॉर्ट वेव लेंथ एब्सेंट होते हैं। जैसे ब्लू कलर जो है ना वो इंसान को नज़र नहीं आता, ब्लू और येलो कलर जो है ना वो इंसान को नज़र नहीं आता, और पूरी दुनिया उनको सिर्फ रेड और ग्रीन ही नज़र आ रही होती है। इसमें यह है कि मेल्स के अंदर ये वाली कंडीशन 0.002% पाई जाती है और फीमेल्स के अंदर 0.001% पाई जाती है, यानी कि बहुत कम ये वाली बीमारियां पाई जाती हैं। उसके बाद एक और जो बीमारी होती है दैट इज़ एनोमलस ट्राइक्रोमेसी। इसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर डिफिशिएंसी होती है कि वो सारे तीनों कलर्स को जो है ना वो मिक्स कर देता है, ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रल वो सेंसिटिविटीज़ होती हैं कुछ ऐसी कि वो सारे कलर्स को आपस में जो है वो मिंगल कर देता है तीनों किस्म की वेवलेंथ को, ठीक है। उसके बाद एक होती है रॉड मोनोक्रोमेसी। इसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर कॉन्स पाई ही नहीं जाती, कॉन्स बिल्कुल आइज के अंदर एब्सेंट होती हैं और सिर्फ रॉड जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कम ये वाली कंडीशन होती है इसमें, क्योंकि अब देखिए कॉन्स तो है नहीं, ठीक है, तो इंसान का विजन जो है ना वो सिर्फ डिपेंड करेगा रॉड्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंसान की एक्विटी वीक होगी, यानी कि कलर्स इन नहीं इंसान देख सकेगा या डिटेल में अगर कोई चीज़ देखनी, क्योंकि कौन सा काम होता है ना कलर्स को परसेप्ट करना और डिटेल में किसी चीज़ को देखना। तो ये चीज़ ना ही वो डिटेल में कोई चीज़ देख सकते हैं ना ही वो कलर्स को परसेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कौन है ही नहीं। और एब्सेंस कौन की वजह से पुअर फिक्सेशन होती है, यानी कि कोई भी चीज़ वो आई को एक जगह पे फिक्स नहीं कर सकते, आई मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, विजुअल फील्ड्स में उनके जो है वो डिफेक्ट्स होते हैं और एरर होता है उनको चीज़ को समझने में। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, यानी कि स्पेसिफिक किस्म के कुछ कलर्स होते हैं जो कि इंसान को नज़र नहीं आते। तकरीबन कोई 25 अगर 10,000 अगर हम लोग लें तो तकरीबन कोई 2 औरतें ऐसी होंगी या 10,000 में से कोई 25 मर्द ऐसे होंगे जो कि कलर ब्लाइंड होते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की कलर ब्लाइंडनेस होती है। एक होती है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसमें इंसान रेड और ग्रीन को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, उसको ग्रीन भी रेड ही नजर आएगा, रेड ही ग्रीन भी नजर आएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर येलो ब्लू होती है, वो क्या करते हैं येलो और ब्लू को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और जिन लोगों के अंदर मोनोक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस होती है उनकी ये एबिलिटी होती है कि कोई जो है ना वो कलर बिल्कुल उनको नजर ही नहीं आता, कोई एक ना एक कलर ऐसा होगा जो उनको नजर नहीं आएगा। एक होती है ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ने इस सारे फिनोमेना को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आगे हम लोग यहाँ पे एवरीडे एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं किसकी क्या क्या जो है वो होती है, तो इस तरह के कोई एमसीक्यूज आते तो आप लोग खुद भी लिख लेंगे, क्योंकि ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कलर्स के ऊपर। कलर्स को मैच करने में अगर आप लोगों ने क्लॉथ्स को सिलेक्ट करना है तो भी इंसान उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंसान के काम करने की एबिलिटी को, इंसान के सीखने की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जब बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन होती है तो उस वक्त कलर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने एजुकेशनल मटेरियल्स को कलर की बेस पे ही कैटेगराइज करता है। अच्छी कलर जजमेंट किसी भी इंसान के ऑक्यूपेशन के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है, चाहे वो पेंटर है, पायलट है, सर्जन है, कोई भी है। उसके बाद सेफ्टी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए भी कलर्स यूज होते हैं। कलर कोडेड टारगेट्स जो है ना वो इंसान इजीली नोटिस कर लेते हैं। जहाँ पे रेड कलर होगा इंसान को पता चलेगा यहाँ पे फायर या डेंजर की बात हो रही है, चीज़ को यानी कि रुकने का इशारा दिया जा रहा है। येलो कलर एम्बर के लिए यूज होता है, रेडीनेस के लिए यूज होता है कि रेडी हो जाइए, जैसे आप लोग देखते हैं ना ये वाले जो सिग्नल्स होते हैं रोड पे लगे हुए। उसके अलावा ब्लू कलर इंडिकेट करता है जहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ग्रीन कलर सिग्नल की सेफ्टी, यानी अब सेफ है, आप लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ऑरेंज कलर कम्युनिकेट करता है पोटेंशियल डेंजर को, यानी कि जहाँ पे ख़तरे की तवक्को होती है। पर्पल कलर आप लोगों को वार्न करता है रेडिएशन हैजर्ड्स के बारे में, यानी कि जहाँ पे मुख्तलिफ डेंजरस किस्म की रेडिएशन होती हैं उस चीज़ के बारे में। तो आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वो MCQs में पूछ सकते हैं कि इस कलर से क्या होगा, इस कलर से क्या होगा, ठीक है। ये तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। बाकी ये जो रॉड मोनोक्रोमेसी में क्या होता है मेन, ये तो वैसे भी आप लोगों ने लेक्चर सुने तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, ठीक है। बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दफ़ा लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, लेंथी बहुत था आज का लेक्चर, लेकिन ये कि इसमें से बहुत सारे MCQs बनते हैं। जितनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।